ठीक है, हाँ, आरंभ करते हैं। परमात्मा का कुत्ता। जैसे मैंने कहा था कि इस कहानी के लेखक मोहन राकेश हैं, और मोहन राकेश जी ने ये जो कहानी लिखी है वह स्वयं एक भारत पाकिस्तान विभाजन के भुक्तभोगी हैं। देखिए, मैं उनका परिचय संक्षेप में कर देता हूँ। मोहन राकेश का जन्म यानी 1950 में, मतलब वही से उसी माहौल में अमृतसर में हुआ था। उन्होंने देखा था अमृतसर और लाहौर बहुत अंतर नहीं है। आपका वास्तविक नाम मदन मोहन गुगलानी था, यानी जो निर्वासित होकर के पाकिस्तान से आए उनके नाम के साथ ये आनी आनी जुड़ा रहेगा। देखिए, जैसे ललवानी, अडवाणी, गुगलानी वगैरह वगैरह। हिंदी नाटक, उपन्यास तथा कहानी साहित्य में आपका बहुमूल्य योगदान रहा है। आषाढ़ का एक दिन उनका बहुत महत्वपूर्ण नाटक, वैसे कल ही ये इसका उल्लेख होना चाहिए था, क्योंकि आषाढ़ का पहला दिन या आषाढ़ का एक दिन जो है कवि कुलगुरु कालिदास के जीवन पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक उन्होंने लिखा। उसके उपरांत लहरों के राजहंस, यह भी एक महत्वपूर्ण नाटक है जो उन्होंने गौतम बुद्ध के भाई आनंद और उसकी पत्नी सुंदरी, इन दोनों को लेकर के लिखा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक, तथा आधे अधूरे यह आधुनिक त्रासदी का नाटक था जो उन्होंने लिखा। और पैरों तले जमीन इनका बहुत प्रसिद्ध नाटक था, लेकिन जो अधूरा रहा, जिसे कमलेश्वर जी ने पूरा किया था। अंधेरे बंद कमरे, अंतराल तथा न आने वाला कल, ये उनके 3 उपन्यास हैं। नए बादल, फौलाद का आकाश, आज के साए, रोए रोए रेशे, एक एक दुनिया, मिले जुले चेहरे, क्वार्टर, ये उनके कहानी संग्रह हैं। बाकी अन्य कहानी संग्रहों में उनके पहचान और अन्य कहानियां, इस प्रकार के अनेक कहानी संग्रह उनके हैं। कहानी के क्षेत्र में मोहन राकेश का विशिष्ट योगदान रहा है, इसलिए हम उनकी कहानी पढ़ रहे हैं। नई कहानी को प्रस्थापित करने में उन्होंने अपना सक्रिय योगदान किया। ध्यान रखिए, मैं 3 नाम गिनाऊंगा। पहले हैं मोहन राकेश, दूसरे राजेंद्र यादव और तीसरे कमलेश्वर। इन तीनों ने मिलकर के नई कहानी आंदोलन हिंदी साहित्य में चलाया, और उसके आधार पर आज का साहित्य फल फूल रहा है। और बाद में उनके बाद हिंदी कहानी साहित्य में सक्रिय कहानी, समांतर कहानी, असहज कहानी, सहज कहानी, ऐसे बहुत सारे आंदोलन आए, जिनका सभी का श्रेय इन तीनों को ही देना पड़ेगा। साथ में एक उल्लेख और करना चाहूँगा कि राजेंद्र यादव की पत्नी मन्नू भंडारी भी इस आंदोलन में शामिल थी। राकेश की कहानियों में मध्यवर्गीय जीवन जीने वाले लोगों की भरमार है, यानी ऐसे पात्र जो प्रायः मध्य वर्ग से आते हैं, और मध्यवर्गीय जिंदगी में आने वाले जो छोटे मोटे परिवर्तन होते हैं उसका बहुत सूक्ष्मता से उन्होंने चित्रण किया है। इतना ही नहीं, दाम्पत्य जीवन जो होता है, जो पति पत्नी का जीवन होता है, उस दाम्पत्य जीवन की दूरियां और एकाकीपन पर भी उन्होंने पहली बार इतनी प्रामाणिकता से कुछ कहने का साहस किया है। लिखा है, मोहन राकेश की कहानियों की एक और बड़ी विशेषता यह है कि यह भारत पाक विभाजन की त्रासदी का साक्षात्कार है। उनकी एक कहानी है मलबे का मालिक। वो तो साक्षात जो भुक्तभोगी हैं, अर्थात जिनके सामने बच्चों को काटा गया, ऐसे लोगों की कहानी है मलबे का मालिक। लेकिन वो ज्यादा खून खराबे की है, इसलिए इसकी जगह हम ये दूसरी कहानी यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। परमात्मा का कुत्ता ऐसे कुछ कहानियों में से एक। और ध्यान रखिए कि भारत पाकिस्तान विभाजन का सबसे ज्यादा प्रभाव पंजाब पर पड़ा। उस समय पंजाब, पूर्व पंजाब जो इस समय हमारे पंजाब में है, पश्चिम पंजाब जो इस समय पश्चिम पाकिस्तान में चला गया है, और तीसरा हरियाणा, ये 3 राज्यों को मिलाकर के वहां का पंजाब हुआ करता था, और सबसे ज्यादा भुक्तभोगी लोग पंजाब के हैं। तो स्वयं वो पंजाब में रहा करते थे, अमृतसर में, जालंधर में, और बाद में मुंबई में रहे, कुछ दिन दिल्ली रहे। तो उन्होंने सब अपनी आंखों से देखा है, समझा है। हालांकि उनका जन्म 1-2 वर्ष पश्चात हुआ
विभाजन के, लेकिन उनके सामने वो लोग थे जिन लोगों ने ये सहा है। उनके माता पिता थे, उनके भाई बहन थे, और इन सभी ने मिलकर के जो त्रासदी सहन की है वह उनकी लेखनी में आ बसती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ हमें लगती है। परमात्मा का कुत्ता कहानी में देश विभाजन के बाद का वर्णन किया है, उस समय का नहीं। उस समय का बिल्कुल वो वर्णन नहीं करना चाहते। भारत में आए हुए पुरुषार्थियों, जिनको हमने शरणार्थी कहा, लेकिन वो पुरुषार्थी थे सही मायने में, जैसा कि हमने नारंगिया कहानी में देखा है। तो इन पुरुषार्थियों की परेशानियां जो हुई, उनकी कथा का करुण चित्रण है। जैसे कि हमने इसके पहले भी नारंगिया कहानी में अजय जी ने जो लिखा था, दो भाइयों की कहानी जो पुरुषार्थ करके कमाना चाहते थे, इस प्रकार की कहानियां लिखी। उसी प्रकार से इनकी भी कहानी है। पाकिस्तान से उजड़कर आए हुए लोगों को जमीन अलॉट की जाती है सरकार की ओर से, और आप जानते हैं सरकारी कार्यालयों में क्या चलता है, मुझे अधिक बताने की जरूरत नहीं। उसी पर व्यंग्य प्रहार करने वाली ये कहानी है। मतलब जमीन अलॉट करने के बहाने कितनी धांधलियां होती हैं, कितना अन्याय होता रहा, इसका यथार्थ चित्रण इस कहानी में मिलता है। मतलब पाकिस्तान में वे जब थे तब वहाँ के लोगों ने, उन्हें बाशिंदों ने उनके घर, सब सामान, धन संपत्ति सब ले करके, उनका छीन करके उन्हें भगा दिया, और भारत में आने पर उनको जो सुविधाएं मुहैया की वो कितनी मूर्खतापूर्ण थी, इसका वर्णन इस कहानी में है। खास करके जमीन देने के मामले में, जो अपनी सारी जायदाद जायदाद हवेलियां छोड़ करके आ गए, उनको एक ऐसा प्लॉट अलॉट किया जाता है जहां बांधकाम हो ही नहीं सकता, जहां भवन बन ही नहीं सकता। इसी बहाने देश की नौकरशाही का जो नंगा रूप उघाड़ दिया है उन्होंने, एकदम दिखा दिया है पूरा, वह आज भी उतना ही सत्य है। कि 1950 में हम भले ही स्वतंत्र हुए हों, 1950 से लेकर के 2020 तक अभी भी नौकरशाही में कोई फर्क पड़ा है ऐसा नहीं है। वैसी ही नौकरशाही चल रही है जैसे वहां थी। बहुत बार, मतलब कितने प्रधानमंत्री बदले, कितने मुख्यमंत्री बदले, कितने बड़े बड़े अधिकारी बदले, लेकिन उस प्रकार की मानसिकता काम करने वालों की, कार्यालय में काम करने वालों की मानसिकता वही है। और उसका जवाब जनता कैसे देती है, ये भी इस कहानी में बताने की कोशिश की है। कहानी का शीर्षक परमात्मा का कुत्ता अपने भीतर कहानी की संवेदना को प्रतीकात्मक व्यंजना में संजोए हुए है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। हम सीधे अब कहानी आरंभ करते हैं। कहानी शायद मैंने आपको भेजी ही दी है, लेकिन फिर भी आप उसको बाद में पढ़ सकते हैं। कहानी लंबी है थोड़ी सी, कल पूरी हो जाएगी अगर समय पर हम बैठे तो। कम से कम आज एक 1.5 पृष्ठ तो हम आज पूरा कर लेंगे। बहुत से लोग यहाँ वहां सिर लटकाए बैठे थे, जैसे किसी का मातम करने आए हो। यह हमारी नौकरशाही का विदारक स्वरूप। हम हंसी खुशी अपने कार्यालयीन काम नहीं करते, अपितु मातम जैसे आए हो, किसी को सुपुर्दे खाक करके आए हुए हैं ऐसा लगता है। कुछ लोग अपनी पोटलियां खोलकर खाना खा रहे थे। दो एक व्यक्ति पगड़ियां सिर नीचे रख करके कंपाउंड के बाहर सड़क के नीचे बिखर गए थे। छोले कुलचे वाले का रोजगार गर्म था, कुछ न कुछ लोग खा रहे हैं, आ रहे हैं, है? मतलब अपना काम एक ही समय में एक ही दिन हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा, ऐसे किसी को संभावना नहीं थी। इसलिए साथ में वो अपना खाना भी लेकर के आए थे और खाते हुए बैठे थे। नल के पास कुर्सी डालकर बैठा अर्जी ने वही धड़ाधड़ अर्जियां टाइप कर रहा था, कट 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 कट। आप जानते हैं अब तो कंप्यूटर के युग में टाइपराइटर का उतना महत्व नहीं रहा, लेकिन एक जमाने में कंप्यूटर, इस टाइपराइटर की बहुत महत्ता थी, खास करके कार्यालयीन कार्यक्रमों में। खट 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 कर फिर से
कागज लगा करके खींच करके उस पर टाइप करते जाना, ये काम वो करता था व्यक्ति। उसके माथे से बहकर पसीना उसके होंठों तक आ रहा था, लेकिन उसे पहुंचने की उसे फुर्सत नहीं थी, आगे आगे टाइप करते 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 जाना पड़ रहा था। सफेद दाढ़ियों वाले 2-3 लंबे ऊंचे जाट अपनी लाठियों पर झुके हुए, लाठी पकड़कर उस पर झुके हुए, उसके खाली होने का मतलब उसका टाइपराइटर खाली होकर के दूसरा कागज चढ़ने का और उनकी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। धूप से बचने के लिए अर्जिनेविस ने जो टाट का पर्दा, टाट मतलब बोरे का, पतले बोरे का जो पर्दा लगा रखा था, वो हवा से उड़ता जा रहा था। थोड़ी दूर मोढ़े पर बैठा उसका लड़का अंग्रेजी प्राइमर का, मतलब अंग्रेजी प्राइमर नाम की पुस्तक जो प्राइमरी क्लासेस में, या यूँ कहेंगे कि प्राथमिक शिक्षा में, प्राथमिक या पहली बालवाड़ी या पहली में जो पुस्तक लगी हुई है अंग्रेजी की, वो पढ़ते जा रहा था। CAT कैट, कैट मैंने बिल्ली, BAT बैट, बैट मैंने बल्ला, FAT फैट, फैट माने मोटा। कमीजों के आधे बटन खोले और बगल में फाइलें दबाए कुछ बाबू, मतलब क्लर्क लोग एक दूसरे से छेड़खानी करते रजिस्ट्रेशन ब्रांच से रिकॉर्ड ब्रांच की तरफ जा रहे थे। लाल बेल्ट वाला चपरासी आसपास की भीड़ से उदासीन अपने स्टूल पर बैठा मन ही मन कुछ हिसाब कर रहा था। कभी उसके होंठ हिलते थे और कभी सिर हिल जाता था। सारे कंपाउंड में सितंबर की खुली धूप थी, फैली थी। चिड़ियों के कुछ बच्चे डालों से कूदने, देखिए लेखक वर्णन कैसे करता है, उसे कितना सूक्ष्म निरीक्षण करना पड़ता है किसी एक कहानी को लिखते समय, इसका भी ध्यान दें। चिड़िया के कुछ बच्चे डालों से कूदने और फिर ऊपर को उड़ने का अभ्यास कर रहे थे और कई बार कौवे पोर्च के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चहलकदमी करते हुए जाते थे। पोर्च मतलब वो भाग जहाँ से लोग आते जाते हैं, और एक प्रकार से कंपाउंड वॉल का भाग जो होता है उसे पोर्च कहते हैं। एक 70-75 साल की बुढ़िया जिसका सिर कांप रहा था, मतलब हिल रहा था सिर उसका, चेहरा झुर्रियों के गुंझल के सिवा कुछ नहीं था, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई थी। लोगों से पूछ रही थी वह अपने लड़के के मरने के बाद उसके नाम अलॉट हुई जमीन की हकदार हो जाती है या नहीं। लोगों से पूछ रही थी वहां के, उसका बेटा मर चुका है और उसका बेटा मरने के बाद वो जिंदा है, तो वो जमीन, मतलब न जाने कितने साल गुजरे होंगे, बेटा मर गया जिसने अर्जियां की होंगी, और बेटा मरने के बाद उसकी जमीन तो उसे कम से कम मिलेगी या नहीं। अंदर हॉल कमरे में, हॉल का कमरा जो बड़ा था, फाइलें इधर उधर चल रही थी, इंसान नहीं फाइलें। रोज 2-4 बाबू बीच की मेज के पास जमा होकर के चाय पी रहे थे। उनमें से एक दफ्तरी कागज पर लिखी अपनी ताजा गजल लोगों को सुना रहा था। देखिए इतने लोग काम काम करने के लिए आए हुए हैं, अपना टाइपिंग का काम चल रहा है, अर्जियां आ रही हैं, फाइलें आ रही हैं, और जिन लोगों ने काम करना चाहिए वो या तो चाय पी रहे हैं या फिर गजलें एक दूसरे को सुना रहे हैं। ये है हमारी कार्यालयीन संस्कृति का हाल। हर कार्यालय में यही है कमोबेश, हो सकता है कहीं ज्यादा हो कहीं कम हो, हाँ, लेकिन सच्चाई यह है कि उनमें से 80% लोग इस प्रकार के नालायक होंगे और 20% लोगों को दिन रात रखड़ना पड़ता है, दिन रात काम करना पड़ता है, क्योंकि बिना पगार मिले उनका घर नहीं चलता। लेकिन जो ये लोग हैं हंसने गाने वाले, जिनको तो काम की पगार मिलती ही है, और फिर बेंच टेबल के नीचे से या ऊपर से बहुत आमदनी होती है, हालांकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस प्रकार का। और दोस्त इस विश्वास के साथ सुन रहे थे कि ये जरूर उसने क्षमा या 20वीं सदी के किसी पुराने अंक से उड़ाई है, मतलब दूसरे की गजल मैंने बनाई है ऐसा बता करके सुनाने वाले भी व्यक्ति हैं जिसको हम
साहित्य की भाषा में वांग्मय चौर्य कहते हैं। दूसरों की रचना, दूसरों की गजल, दूसरों की कविता, दूसरों की कहानी अपने नाम से लोगों को सुनाना, ये चल रहा है। तो उसमें का संवाद देखिए कैसा है। अजीज साहब, ये शेर तो आज ही कहे हैं या पहले कहे हुए शेर आज अचानक ही याद हो आए हैं? किसी ने पूछा। क्या पूछा किसने? देखिए, अजीज साहब जो शेर सुना रहा था उससे पूछा, अजीज साहब ये शेर आज ही कहे हैं या पहले कहे हुए शेर अचानक याद आ रहे हैं? क्योंकि उस सुनने वाले को पता है ये किसी न किसी गजल से चुराए हुए हैं या किसी न किसी गजल संग्रह के ये शेर हैं जो अजीज साहब अपने नाम से दूसरों को सुना रहे हैं। सांवले चेहरे और घनी मूंछों वाले एक बाबू ने बाई आंख को जरा सा दबा करके पूछा। आज आसपास खड़े सभी लोगों के चेहरे खिल गए। मतलब अजीज साहब इस समय जो गजल सुना रहे हैं उसका जो शेर है, आप जानते हैं कि गजल एक फारसी विधा है कविता की, जिसमें मतला, मिसरा, मक्ता, शेर, अशआर, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। तो ये हो रहा है, चल रहा है ये कि दूसरों की गजल अपने नाम से सुना रहा है यह व्यक्ति। अब वो कहता है, देखिए अजीज साहब जो गजल सुना रहा है वो कहता है, हाँ यह बिल्कुल ताजा गजल है, ये कहीं छपी नहीं, ये पहले मैंने कभी कही नहीं। अजीज साहब ने अदालत में खड़े होकर के हल्फिया बयान देने के मूड में लहजे में कहा है, यह भी ताजा ताजा गजल है हमारी। इससे पहले भी इसी वजन पर कोई और गजल किसी ने कही होगी तो मुझे पता नहीं। आप जानते हैं गजल एक बहुत ही लोकप्रिय विधा है कविता की, हिंदी में खास करके। पहले ये फारसी में थी, बाद में उर्दू में आई, उर्दू से हिंदी में आई, हिंदी से मराठी में आई। और गजल को सुनने वाले बहुत ही नर्म दिल इंसान होते हैं गजल सुनने वाले, सुनाने वाले। मैं केवल एक शेर आपकी जानकारी के लिए कह देता हूँ, ये मेरा नहीं है, किसी और का है। मैं चुपचाप गजल सुनाकर कोने में खड़ा रह गया, लोग अपने अपने चाहने वालों के ख्यालों में खो गए। इस प्रकार की गजल होती है जो इश्क इत्यादि की चर्चा करती है। उसमें हम ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन ये ज़रूर है कि कवि जो होते हैं वह अपनी गजल, अपनी कविता लिख करके प्रकाशित कर देते हैं और उनके नाम से ये मैंने गजल बनाई है, रची है, ये कह करके कुछ लोग अपनी प्रसिद्धि पा सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो उस बात को। अब देखिए यहाँ गजल का जो रचना प्रकार है, अब आपको तृतीय वर्ष में, जब आप BA हिंदी के तृतीय वर्ष में आ जाएंगे तो साहित्यिक शास्त्र में उसको हम अच्छी तरह से पढ़ाएंगे आपको। उसका यहाँ केवल उल्लेख मैं करता हूँ कि जिस प्रकार मराठी, हिंदी या संस्कृत में कविता बनाने का अपना एक छंद शास्त्र होता है, जिसको हम मराठी में वृत्त कहते हैं, वैसे इनका भी एक छंद शास्त्र होता है जिसमें लघु गुरु की मात्राएं होती हैं, जिसको जिसके अरकान होते हैं, जिसके अलग अलग बहरें होती हैं। छंद को गजल की भाषा में बहर कहते हैं, उर्दू में वो अलग अलग होती हैं। और बहुत सारे मेरे मित्र हैं, मैंने कभी प्रयास किया था, उसे कहते हैं फाइलातुन फाइलातुन फाइलातुन, इस प्रकार से उसकी रचना होती है। कभी इस पर बाद में हम चर्चा करेंगे। ये यूँ कहेंगे कि अगर आपका इंटरेस्ट हो तो इस पर एक कार्यशाला बाद में लेने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा आगे जाऊंगा। देखिए अजीज साहब कहते हैं ये बिल्कुल ताज़ा गजल है। अजीज साहब ने अदालत में खड़े होकर के हल्फिया बयान देने के लहजे में कहा, इससे पहले भी इसी वजन पर कोई और चीज कही गई हो तो याद नहीं। और फिर आंखों से सबके चेहरों को टटोलते हुए हल्की हंसे के साथ बोले, आपका दीवाना तो अपना दीवाना तो कोई रिसर्च ना ही मुरतब करेगा। लेकिन वो कहना चाहते हैं कि मेरी गजलों को तो कोई रिसर्च करने वाला, मराठी में संशोधन और हिंदी में अनुसंधान करने वाला, कोई PhD प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही हमारी गजलों को समझेगा, अन्यथा कोई और नहीं समझेगा। इतना
उन्होंने सामने रख दिया, क्योंकि उनके मन में ये शंका आ गई थी कि लोगों को पता है कि ये गजल किसी और की ही है। एक फरमाइशी कह कहा लगा, जिसे शी शी की आवाजों के बीच में ही दबा दिया गया। कह कहे पर लगाई गई इस ब्रेक का मतलब था कि कमिश्नर साहब अपने कमरे में तशरीफ ला रहे हैं। मतलब ये जो कार्यालय है, इस कार्यालय का जो प्रमुख व्यक्ति है, कमिश्नर आयुक्त जिसे कहा जाता है मराठी हिंदी में, वो आ रहे हैं और बाकी के सारे लोग शांत हो गए, जो अब तक देखिए बिना काम के चाय पीते बैठे रहे थे, कहीं कहीं लगा रहे थे, शायरी सुन रहे थे, सुना रहे थे। जैसे बॉस आ गया, सब चुपचाप हो गए। कुछ देर का वक्फा रहा, जिसमें सुरजीत सिंह वल्द गुरमुत सिंह की फाइल एक मेज से एक्शन के लिए दूसरी मेज पर पहुंच गई। अब काम करने का नाटक चल रहा है। कार्यालय में अधिकांश कर्मचारी जो होते हैं, 80% काम टालने के लिए होते, ध्यान रखिएगा, काम करने के लिए नहीं, काम टालने के लिए। और काम करते समय भी, काम टालते करते समय भी किस प्रकार से मेज के नीचे से, टेबल के नीचे से, टेबल के ऊपर से जितनी आमदनी हो जाए उतना ही अच्छा मान करके चलने वाली ये औलाद होती है। अंग्रेज, काले अंग्रेज अभी भी बैठे हुए हैं हमारे देश में। आप सत्ता कितनी भी बदलो, कितने प्रधानमंत्री बदलो, लेकिन ये जब तक ऑफिसर्स नहीं बदलेंगे, तब तक इस देश का कल्याण नहीं होने वाला है। चल रही है फाइलें। और जिस बाबू की मेज से फाइल गई थी, वहां 5 रुपए के नोट को सहलाता हुआ, वह 5 रुपए के नोट को सहलाता हुआ चाय पीने वालों के जमघट में आ शामिल हो गया। उसको फाइल इस टेबल से लेकर उस टेबल देने में, इस मेज से उस मेज देने में 5 रुपए, उस जमाने में, ध्यान रखिए 1950 की बात मैं कर रहा हूँ, 60-70 वर्ष पहले की बात। उस जमाने में भी 5 रुपए उसे मिल गए और वह चाय पीने वालों के जमघट में आ शामिल हुआ। अजीज साहब अब जरा आवाज धीमी करके शायरी सुनाने लगे, क्योंकि बड़े साहब आ चुके हैं। गजल का अगला शेर सुनाने लगे। साहब के कमरे से घंटी हुई, चपरासी मुस्तैदी से उठ करके, मुस्तैदी मतलब तैयारी, एकदम सावधानी से दन 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 करते हुए, जैसे एकदम फौज का जवान चलता है वैसे, उठकर अंदर गया और मुस्तैदी से वापस आकर के फिर अपने स्टूल पर बैठ गया। चपरासी से खिड़की का पर्दा ठीक कराकर, क्या किया काम चपरासी, वैसे साहब खुद खिड़की का पर्दा ठीक करा सकता था, लेकिन बताने के लिए, मैं रॉब करता हूँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, ये कह करके उसने खिड़की का पर्दा ठीक ठाक किया। कमिश्नर साहब ने मेज पर रखे ढेर से कागजों में से एक पर दस्तखत किए, हस्ताक्षर किए और पाइप सुलगा करके, अब देखिए उसका काम सिर्फ हस्ताक्षर करने का है, पढ़ करके भी कौन सा कागज ठीक ठाक है। और उसने पाइप्स लगा कर, सिगरेट मतलब सिगरेट जैसा नुमा अलग होता है काले रंग का, हमको पता नहीं क्योंकि हमने कभी देखा भी नहीं उसे, तो उसमें तम्बाकू डाल करके सुलगा करके पीने का, जिसे पुराने जमाने में गुड़गुड़ी हुआ करती थी या हुक्का एक प्रकार का हुआ करता, उस प्रकार से पाइप सुलगा करके रीडर्स डाइजेस्ट का नया अंक बैग से निकाल लिया। आप जानते हैं कि बड़े लोगों में लोकप्रिय पत्रिका एक होती थी, पत्रिका मनी मासिक पत्रिका हुआ करती थी, जिसका नाम था रीडर्स डाइजेस्ट, अंग्रेजी पत्रिका। और उस पत्रिका में, ठीक है, हमारा समय समाप्त हो रहा है, 9:20 हो गए ना, ठीक है, आज के लिए इतना काफी। कल की तासिका में इस कहानी को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।